आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस लगातार हो रही हैं और होने के साथ में आप सभी लोग अपनी क्लासेस का बड़ा एंजॉय ले रहे हैं। कल आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैराथन नंबर 14। और इस मैराथन में आप सभी लोग अपनी सारी फिज़िक्स को लगभग रिकवर होते हुए देख लेंगे, क्योंकि मैं आज रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को मिला करके ये कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग जो प्रीवियस ईयर के हम लोग जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको मैं आपको याद करा दूंगा, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ये हो जाएगा। अप्रॉक्स 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो इस 1.5 घंटे की क्लास में आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और इंजॉयमेंट के रूप में पढ़ें, बर्डन की तरह ना पढ़ें, जिससे आप एक बेहतर क्वेश्चन, बेहतर टेक्निक और हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकें। तो डिप्रेस होने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, उसको कैसे बेस्ट करना है और उसमें क्या कंटेंट मिलाना है। जैसे पानी में आप लोग कुछ मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, जिसे हम चीनी कहते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम के ट्विस्ट में हम लोग आज मैराथन नंबर 14 करने वाले हैं। तो आज हमारा रहने वाला है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है ना, हिंदी में कोशिश करेंगे हम लोग पढ़ें, बट लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश में रहेगी, है ना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना रहता है रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। और एक पढ़ता है अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, ठीक है। ये दो नियम आपको पढ़ने हैं। रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत ही ध्यान से चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से मन ला के समझिएगा। परावर्तन क्या होता है ना। परावर्तन क्या होता है, अगर कोई लाइट सोर्स किसी एक सरफेस पर या एक मिरर पर आके टकरा रहा है तो वो उतने एंगल में बाहर निकल जाता है। ये मान लीजिए 45 दिया है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा मेरे भाई, इतना ठीक है। ये आपका परावर्तन है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना, जिसे हम कहते हैं परावर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इंसिडेंट रे को इसी पे डाल दें, तो मतलब आई की वैल्यू 0 कर दें तो आर भी मेरे भाई 0 हो जाता है। ये हमारे परावर्तन का सिंपल सा नियम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं अपवर्तन के नियम के ऊपर। अपवर्तन के नियम में सबसे पहले आपको पढ़ना रहेगा इंडेक्स, है ना, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। बट परावर्तन थोड़ा सा रह गया, उसको भी देख लेते हैं। परावर्तन में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है ना, 3 चीज़ें। एक प्लेन मिरर याद रखना है, क्या याद रखना है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर याद रखना है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। एक याद रखना है आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। एक याद रखना है आपको कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये 3 मिरर पढ़ने हैं जो परावर्तन के रूल पे काम करेंगे। एक और चीज़ पढ़नी रहेगी, वो चीज़ रहेगा नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए आप फॉर्मूला 360/थीटा लगाइए, 360/थीटा लगाइए। 360/थीटा पर अगर ये नंबर जो भी डिवाइड करने पर आए वो अगर इवन आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन, और अगर ऑड आ रहा है, तो अगर ऑड आ रहा है तो जितना ऑड आएगा उतना ही रहेगा, इवन आएगा तो उसमें से एक लेस कर दीजिए, है ना। नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1, ये हो जाएगा n, है ना, और ये हो जाएगा n, बस। अब इसमें भी 2 चीज़ें बनती हैं। एक वो बनता है कि जब भैया क्या हो, जब ये हो कि जो इमेज है ना, जो इमेज बनानी है वो 2 मिरर के बीच में कहीं पे रखा गया हो, कितने इमेज पे रखा गया है ना, ऐसे मान लो 2 ये मिरर है, इसके बीच में ये थीटा 60 डिग्री है ना मेरे भाई, 60 डिग्री है तो यहाँ पे 6 आएगा डिवाइड करने पे। तो नंबर ऑफ इमेज अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो नंबर ऑफ इमेज 5 बनेंगे, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लेन मिरर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? प्लेन मिरर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर इसकी रेडियस कैसी होती है, इनफाइनाइट, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, पावर कैसी हो जाएगी, 0, काम खत्म, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मतलब अवतल और उत्तल दर्पण से, है ना, उत्तल दर्पण से सबसे पहले पूछेगा जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जो हमारा ये मिरर होता है उसकी भी फोकस दूरी कैसी होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है मेरे भाई, पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव होता है।
तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ चीज़ों को आपको भूलते रहना है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये है ना, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण कहते हैं इसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, है ना। ये उत्तल दर्पण का कुछ शेप ऐसा होता है और ये ऐसे फिक्स रहता है ना। उत्तल है क्या, उल्टा रहेगा क्या? अच्छा उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे पॉजिटिव करना है ना, यहाँ पे नेगेटिव करना है, उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर इसका रेडियस आएगा, तो ये डिस्टेंस जो रहेगी, ये डिस्टेंस जो रहेगी, इसे फोकस चेंज करते हैं, ये रहेगा आपका पॉजिटिव में। और जो आपका कॉन्वेक्स रहता है, कॉनकेव रहता है ना, ये कुछ ऐसे रहता है, इधर पॉलिश करते तो ये नेगेटिव रहता है, ये आपका एरर है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्लेन मिरर दिया हुआ है, इस प्लेन मिरर पे अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर हो, सपोज कर लीजिए मिरर है हमारे पास में, तो इस मिरर के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो इसका इमेज जो है, मान लो 5 मीटर पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज जो इसका ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज अंदर बनेगी वो 5 मीटर पे बनेगी। और क्वेश्चन कभी कभी सिंपल सा पूछता है कि ये और इसके बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी भाई। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी मेरे भाई। ऐसा बहुत ही क्वेश्चन सिंपल से आते हैं। अब हमारे पास आता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा? फोकस फार्मूला, है ना, फोकस फार्मूला, जिसे हम कहते हैं लेंस फार्मूला। वो लेंस फार्मूला क्या होता है ये हमें समझना होगा बस। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर एक प्लेन मिरर है ना, एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, जा रहा है, इसके सामने से जा रहा है, तो इसकी इमेज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये होता है कि एक प्लेन मिरर यहाँ पे दिया हुआ है और इस आदमी को, ये जो आदमी है, इसे पूरा खुद को पूरा देखना है, तो मिरर कितना होना चाहिए? तो h/2 का मिरर होना चाहिए। अगर ये h है तो ये h/2 का मिरर हो तो इसे पूरा देख सकता है, ठीक है। इतनी बातें कॉमन सी बातें कुछ आपको याद रखनी है, ठीक है। आप समझो आगे। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, कोई मिरर है हमारे पास में। इस मिरर में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ सही से देख ली। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जैसे कि जहाँ पर वो बना दे ऐसे करके कि ये भाई इसमें चित्र कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसे जब आप गोल करेंगे, है ना, इसे गोल करके इसका रेडियस यहाँ पर आएगा, है ना, और रेडियस जब इसके यहाँ पर आएगी तो रेडियस के साथ में इसका हाफ फोकस डिस्टेंस होता है। कितना होता है? हाफ। तो R = 2F, ये फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पर R क्या है? रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, और F क्या है? फोकल डिस्टेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इस दर्पण से टकरा करके ये फोकस पर मिलेंगी, ठीक है, ऐसे मिलेंगी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है तो यहाँ पर टकरा करके ये ऐसे वापस जाएंगी। ये पहला रूल है, ठीक है। और अगर इमेज को हमें इस रेडियस कर्व से बनाना है तो ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखना होगा। ये छोटे से रूल है ना। और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है हमारा, ठीक है, इस अवतल दर्पण में सारे इमेज उल्टे बनते हैं, ठीक है, नेगेटिव में बनते हैं। और सिर्फ एक इमेज है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। ये याद रखनी है वाली बात है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो m = I/O होता है। यहाँ पर I क्या है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, O क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -V/U, ये आपका होता है फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए लेंस का फॉर्मूला और हमें पता होना चाहिए मिरर का फॉर्मूला। तो 1/V + 1/U, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, MF है। ये क्या है? ये MF है। ये क्या है? MF है, ठीक है। और 1/F = 1/V + 1/V, है ना, 1/U, ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, LF है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वैसे इसका मैग्निफिकेशन होता है। m = V/U = I/O। यहाँ पर देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन शो कर रहा है। तो इस तरह से समझिए मेरी बात को। अगर हम लोग इस वाले मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को, जिसे हम आवर्धन कहते हैं, जिसे हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है, देखो सारा
सारा काम जो हमारा ये रे ऑप्टिक्स है ना, जो किरण प्रकाशिकी है, इस चैप्टर में सारा काम फॉर्मूले से होगा। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होंगे, एक भी क्वेश्चन थ्योरी वाला नहीं होगा, ये बात याद रखिए। अगर थ्योरी वाला होगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक सिखाता हूँ। इस फॉर्मूले 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u दिया हुआ है। हमें v/u चाहिए, तो हम यहाँ पर v कर दें, यहाँ पर v कर दें और यहाँ पर v कर दें, तो ये कटेगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v माइनस f/f लिख सकते हैं, है ना। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अगर हमने सिर्फ ये लिख दिया है ना, तो 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर v ना हो, u हो, तो हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं f/u माइनस f होता है। कैसे होता है चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर u से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे u कर दें और यहाँ पर भी u कर दें, तो ये कटेगा, तो ये जगह u/v इज इक्वल टू u/f माइनस का 1 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, u माइनस का f/f। v/u की जब रखेंगे तो सेम फॉर्मूला यही आएगा मेरे भाई। तो ये आपका इतना हो गया, ये आपका मैग्निफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ ठीक रहा तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो आगे चलते हैं, है ना। इस चैप्टर में इससे ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपका हो गया पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम उत्तल दर्पण ले लें तो क्या होगा। तो सारे इमेज कैसे बनेंगे, एक इमेज समझा देता हूँ, जैसे आप सारी बात समझ जाइए। हमारा उत्तल दर्पण है ना, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ए है और ये बी है। ये ऐसे जाएगा और इसको गोल करने पे इसका रेडियस यहाँ पर कहीं पे आएगा, है ना। इसका फोकस यहाँ पे आएगा, तो ये इमेज ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर f क्या है, पॉजिटिव है, u क्या है, नेगेटिव है ना, और इसकी इमेज भी यहीं बन रही है। क्या सही है, नहीं। अगर मान लीजिए ये ऐसे जा रहा होता और इसकी ये पोल से ऐसे लाइन जा रही होती, क्या सही है, बिल्कुल निहायती गलत है, ये निहायती गलत है। ये बात समझने वाली है, फिर से समझिए एक बार, ये बात जो है समझने वाली है। अच्छा, क्या समझने वाला है, अगर ये हमारे पास एक मिरर है, ये इसका सेंटर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस पर ऐसे रेस डाल रहा, एक रेस ऐसे जा रही है, तो भाई ये टकरा के, ये इसका फोकस है, ये ऐसे आके मिलेगी और ये जाएगी रे ऐसे यहाँ पर, तो इमेज इसकी यहाँ बनेगी। तो इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है, यहाँ पर बन रही इमेज आभासी। यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, आभासी। याद रखिए, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो आभासी होती है। बट अवतल दर्पण में दोनों तरह की इमेज बनती है, अवतल दर्पण में दोनों तरह की इमेज बनती है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद में हम लोग आते हैं इंडेक्स नामक चीज़ के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक की बात करेंगे, ठीक है। जो इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर को आपने राइज कर दिया तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडेक्स जो है कम हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स मीडियम को कह सकते हैं, मीडियम। कौन से मीडियम को कहेंगे, एक होगा डेंसर मीडियम, एक होगा रेरर मीडियम। आप लोगों ने इसे विरल नाम की चीज़ के नाम से पढ़ा होगा, इसे आपने सघन के नाम से पढ़ा होगा, है ना। अगर ये आपने पढ़ा है सिंपल तरीके से, तो n इज इक्वल टू आपने साइन i बाई साइन r भी पढ़ा होगा, जो स्नेल्स रूल में पढ़ते हैं हम लोग। ये अगर ये i है और ये r है, ये डेंसर है, ये रेरर है, तो ऐसा होता है। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, अगर ये डेंसर कर दिया जाए और ये रेड कर दिया जाए, तो ऐसे जाकर के ये ऐसे हो जाती है। ये यहाँ पर r जो है बढ़ गया i से, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो इंडेक्स साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर इन लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू सी बाई वी, लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है मेरे भाई, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन में लैम्डा मीडियम, या फिर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा मीडियम। तो इंडेक्स जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि अगर हम लोग वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए इंडेक्स ले लें NV और इसके लिए NR, तो इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा। एक और छोटी सी बात, जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी फोकल डिस्टेंस कम होगी। FR का फोकस ज़्यादा होगा FV से, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है ना, विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको याद कराता रहूँगा बीच बीच में अभी ना, क्योंकि हम लोग का जो टाइम है वो बहुत लंबा चलेगा, तो चीज़ों को याद रखिए बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के रूप में। तो ये इतना हो गया, अब आगे क्या भाई, इंडेक्स तो हम लोगों ने जान लिया, इंडेक्स v इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू या फिर n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है, ओके, लैम्डा एयर बाई लैम्डा मीडियम होता है, ओके, है ना। एक और चीज़ होती है, एक और इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आप लोगों ने पढ़ा है बहुत बार, है ना, बचपन से पढ़ा है ना। c बाई वी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना। लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बट आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी एयर, है ना, अपॉन फ्रीक्वेंसी मीडिया नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये भाई डिपेंड ही नहीं करता, इंडेक्स पर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता, तभी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तभी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं और आधी चीज़ें भूल जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। 1 बाई फोकल डिस्टेंस याद रखिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा बस, है ना, और प्रोपोर्शनल टू डेल, है ना, डेविएशन, है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इंडेक्स के लिए। इंडेक्स इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2, जहाँ पर A और डेल, A यहाँ पर प्रिज्म का एंगल है, डेल क्या है, मिनिमम डेविएशन ऑफ दिस सिस्टम, ये रहेगा। और जो हमने फोकल डिस्टेंस लिखी है तो 1 बाई एफ प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1 होता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया। अगर फोकस डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इंडेक्स पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला, कई बार क्वेश्चन बना है ये, है ना। n-1 लिख लीजिए यहाँ पे। और पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस, है ना, एक यूनिटलेस, है ना, ऐसा है नहीं, है ना, यूनिटलेस नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये किसका रेशियो होती है, दो एंगल्स का रेशियो होती है, बट इसके पास यूनिट होता है, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है P इज इक्वल टू 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे डायोप्टर। जब f को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो P इज इक्वल टू 1 बाई एफ लिखे तो यहाँ पे डायोप्टर लिख सकते हैं, अगर ये मीटर में लिया गया हो, इन मीटर। ये सभी छोटी छोटी बातें पर कई बार आपके धुएं उड़ा देंगे, ठीक है। और n-1 इज इक्वल टू डेल मिनिमम अपॉन में a होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखिए आप। अभी मैं याद कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
कुछ नहीं, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसमें सोच के पढ़ना है, परेशान हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आपने पढ़ लिया अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ये अपवर्तनांक एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है, इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये सब बातें छोटी छोटी कॉमन सी हैं। अब एक नोट आता है कि अगर हम रे को डेंसर से रेयर में भेजें तो क्या एक्शन होता है। तो रेयर से डेंसर में भेजने पर आपने स्नेल्स रूल पढ़ा है, इसे कहते हैं स्नेल्स रूल। स्नेल्स रूल क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपने पढ़ा है ना। सोचिए अगर हम कई मीडियम ले लें, है ना, एक फॉर्मूला बताना आपको भूल गया, मैं बताता हूँ आपको, है ना। अगर कई मीडियम ले लें, इसका इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है ना, पर ऐसे लिख करके इसको ऐसे लिखा गया 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 3, और ये कोई मीडियम नहीं है, ये और 1 है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे n2 बाई n1, 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये लिखेंगे हम लोग। जब रे इस मीडियम से इसमें जाएगी तो ऐसा एक्शन होगा, यहाँ पे आकर के ऐसा मीडियम होगा, और यहाँ पे आकर के ऐसे हो जाएगी। ये इस तरह से एक्शन करेगा। तो मैं इसको सिंपल बताता हूँ कैसे लिखना है। इसको लीजिए, इसको लीजिए, और जो बचे उसको ले लीजिए। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो क्या समझ में आया, अगर कोई रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है रे, तो वो रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करती है, या रिवर्सिबिलिटी लॉ को फॉलो करती है, या इसका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। आपने इंडेक्स की इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो सोचिए आप छत के ऊपर हैं या पानी के बाहर, तालाब के बाहर बैठे हुए हैं और अपने पैर को अंदर डाला है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी डेप्थ इतनी होती है, 8 मीटर मान लीजिए इसकी डेप्थ है, पर जब ऊपर से देखते हैं तो हमें 6 मीटर दिखता है, 6 मीटर दिखता है। तो इंडेक्स, है ना, गहराई पे भी डिपेंड करता है। इंडेक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, वास्तविक गहराई, है ना, हिंदी में लिखते हैं वास्तविक गहराई अपॉन में, है ना, आभासी गहराई। क्या, आभासी गहराई, हिंदी में भी लिखते रहिए, है ना। ये आपका हो गया। इसे हम लिखेंगे d अपॉन में dA। dA का मतलब क्या है, एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो आया है ये आपका dA है ना, ये आपका डेल्टा d आया है, ये क्या है, डेल्टा d आया है। तो डेल्टा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, डेल्टा d। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शिफ्ट, है ना, इसे कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट मतलब विस्थापन, है ना। डेल्टा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी माइनस का डी ए हो जाएगा। और डी ए की वैल्यू या डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है एन इंटू डी ए माइनस का डी ए। डी ए कर लीजिए कॉमन, तो कितना बचेगा, एन माइनस 1, और ये हो गया डेल्टा डी। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है, जिससे आप इन सब क्वेश्चन को कर सकें। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ये रिवर्सिबिलिटी लॉ हो गया। अगर सपोज करिए कि एक मीडियम है जिसमें हम रे को डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं, ये ऐसे गया, ऐसे गया, और ये ऐसे गया। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें एंगल बढ़ाने पर रिफ्रैक्शन एंगल जो है ना, जो एक सेकंड हो जाइए, है ना, जो आपका, है ना, जो आपका एक आपतन कोण होता है, एक अपवर्तन कोण होता है। देखिए ये वाला जो एंगल है इसे आर कहते हैं, ये वाला एंगल जो है आर होता है, और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 90 हो गई है। जिस एंगल पर ये वैल्यू, जिस एंगल पर ये वैल्यू, है ना, 90 हो जाएगी, उसे हम आईसी कहेंगे। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। भाई आर की वैल्यू 0 है, 90 डिग्री हो गई है। कब हुई है, जब ये मीडियम चेंज कर दिया है, मैंने उल्टा कर दिया है। जब उल्टा कर दिया है हमने मीडियम को, तो चीज़ें बदल गई हैं। चीज़ें क्या हो गई, बदल गई हैं। तो हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन 1,
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक आईसी हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? अब दूसरी कंडीशन में क्या समझना है हमें? दूसरी कंडीशन में ये समझना है कि अगर n और IC का रिलेशन निकाला जाए, n और IC का रिलेशन निकाला जाए तो क्या होगा? सोचिए, थोड़ा सा मज़ेदार बात है कि n प्रोपोर्शनल टू कॉसेक के साथ आ रहा है, बट अगर I की वैल्यू IC से बड़ी कर दी जाए तो आपके पास जो कंडीशन मिलती है उसे हम कहते हैं TIR। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन सी कंडीशन TIR के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें इंसिडेंट एंगल IC से बड़ा हो, मतलब क्रिटिकल एंगल से जो क्रांतिक कोण है उस क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा होगा तो ये एक्शन काम करेगा। क्लियर हो रहा है? इतना हो गया सर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर थोड़े अपने आप मनन के घोरों को दौड़ा पाए तो n इज इक्वल टू tan IP भी होता है। अभी हम लोग ब्रूस्टर लॉ में पढ़ेंगे ये, है ना। tan IP को अगर आप रिलेट कर पाए तो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर आप रिलेट कर पाए तो जो n है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, म्यू भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? tan IP इज इक्वल टू कॉसेक IC, या इसका रिवर्स लिखते हैं cot IP इज इक्वल टू साइन IC, ये लिखते हैं। ये सभी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार दिखेंगे। बात समझ में आई आपको? आगे चलें। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी सिखा दिया है। अब हम लोग आगे की चीज़ों में समझते हैं चल करके कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी दी हुई है, उस बॉडी में कैसे क्या शिफ्ट होगा, कैसे क्या उसमें रिफ्रैक्शन होगा, कैसे क्या उस पर इंडेक्स काम करेगा, ये सब चीज़ें पता चलता है। तो सपोज करिए हमारे पास एक कॉनकेव सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है। ये हमारे पास कॉनकेव सरफेस है। कैसी है ये है अवतल सतह है ना, अवतल सतह। और ये कैसी है? उत्तल सतह, उत्तल सतह। इन दोनों सतह पर है ना, अगर यहाँ पर मीडियम N1 हो, यहाँ पर मीडियम N2 हो, यहाँ पर मीडियम N1 हो, यहाँ पर मीडियम N2 हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है N2/V माइनस का N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये है क्वेश्चन। कैसे बनेगा? एक सर्कल देगा आपको, इस सर्कल पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देगा और पूछेगा बताइए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू कितनी है। सपोज करिए कि आपने आइस को यहाँ पे रख के देखा तो आपका ये U हो गया, इसकी इमेज यहाँ पर बनी, ये आपका V हो गया, और ये इंडेक्स N1 इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पर N2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। क्यों भाई? N2/N1 इज इक्वल टू हमने N ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट होगा N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1/R में। ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? एक बात और समझिए, अगर ऐसा फॉर्मूला हमारे पास कन्वर्ट होकर आ रहा है तो मान लीजिए हमारे पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला LMF है ना, वो होता है 1/F इज इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस का 1/R2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस लेंस मेकर फॉर्मूले में लेंस का फॉर्मूला यूज़ किया गया 1/V इज इक्वल टू 1/U माइनस का 1/U। ये फॉर्मूला आती है, इसे हम कहते हैं लेंस फार्मूला। ये है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये फार्मूला दिया है। यहाँ पे जो n है वो इसका इंडेक्स है, ठीक है। अब अगर हम इसे एक और लेवल पर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा कि 1/F इज इक्वल टू N2/N1 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा है। यहाँ पर N2/N1 क्या है? N1 यहाँ पर एयर का है और ये N2 इसका है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि 1/F प्रोपोर्शनल टू N माइनस 1 होता है और P प्रोपोर्शनल टू N माइनस 1 होता है। ये पावर है। अगर हम N और ये F है और ये N माइनस 1 के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो भी समझ लीजिए। अगर हम पावर और N माइनस 1 के बीच ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं वो आपको करा रहा हूँ। आगे चलें।
आप समझिए आगे। तो ये हमारे पास फोकस का आ गया। अगर सोचिए हमारे पास यहाँ पर एयर थी, है ना, ये क्या था हमारे पास, बुक्स में ऐसे लिख के आता है ANG लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है NG/Na, ठीक है। हमारे पास ये एयर में रखा हुआ था, इसका फोकल डिस्टेंस F एयर, है ना, इज इक्वल टू 1/F एयर इज इक्वल टू NaNg-1 इंटू, यहाँ पर हमने इसको K मान लिया। इस वाली पूरी वैल्यू को आप K मान लीजिए, लिखने में आसानी रहेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और सोचिए इस लेंस को उठा के हमने इस पानी के कंटेनर में डाल दिया, है ना, तब इसका फोकल डिस्टेंस F लिक्विड हो गया। F लिक्विड होने पर, है ना, जो यहाँ पर एक्शन होने वाला है वो समझिए, 1/F लिक्विड इज इक्वल टू वाटर Ng माइनस का 1 और ये हो जाएगा K। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 1/F एयर और यहाँ पे आएगा F लिक्विड इज इक्वल टू एयर वाले में ANG रहेगा -1 और यहाँ पर WNG रहेगा -1। खुश मत होइए क्योंकि एग्जाम में आपको ANG तो दिया होगा पर WNG की जगह पर, है ना, WNG की जगह पर ANW दिया होगा। तब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, कैसे आएगा, ये NW/Na हो जाएगा, स्केल रखिए और यहाँ पर NG/Na रख दीजिए, बस सारा सिस्टम बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल आपके एग्जाम में आएंगे, आप फटाफट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोचिए अगर दो लेंस को हम आपस में एक साथ रख दें, अगर दो लेंस हमारे पास दिए हो, दोनों को आपस में एक साथ रख दिया तो क्या होगा। अगर दो लेंस एक साथ रख दिए जाएं, ये दोनों उत्तल लेंस रख दिए जाएं तो क्या होगा, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर उत्तल लेंस रख दें, है ना, उत्तल लेंस है अभी यहाँ पर, अगर अवतल रख दें तो यहाँ पे साइन बदल जाएंगे, तो इसे लिखेंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस का P2। ये सेम टू सेम कैसा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोग पावर वाला पढ़ते हैं, सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। अगर इन दोनों लेंस को कुछ डिस्टेंस पे रख दें, d दूरी पे रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस का D P1 P2 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार दिख जाता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है। एक चीज़ और याद रखिए, जो आपका कौन सा, आपका एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। एक आपका अवतल लेंस होता है, उसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, लिखवा दे रहा हूँ, है ना। कॉन्वेक्स के लिए F क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव के लिए, है ना, F क्या होता है, नेगेटिव होता है। P क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ पर P क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे चलने के लिए रेडी हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, जो ओनली ट्रू फॉर रियल इमेजेस और सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, है ना, उत्तल लेंस के लिए ही वैलिड रहता है। इसमें क्या होता है, x डैश इज इक्वल टू f डैश, ये रहता है ना। लिख लो, वैलिड ओनली, है ना, रियल इमेज। हालांकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी याद रखिए, रियल इमेज के लिए न्यूटन्स का फॉर्मूला वैलिड रहता है, जहां पर x और x डैश, f और f डैश क्या है, प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस है। अब एक आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, एक डिस्प्लेसमेंट थ्योरम आता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना, पढ़ा तो होगा ही। डिस्प्लेसमेंट थ्योरम आता है, उस डिस्प्लेसमेंट थ्योरम में क्या होता है, देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसे लेंस दिया हो, इस लेंस को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक लेके जाएं, ये स्लिट दी हुई है, ये स्क्रीन दी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो और इनको d डिस्प्लेस किया गया हो, है ना, और इस लेंस की फोकस डिस्टेंस f हो, ठीक है, तो a ऑलवेज ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए, और साथ में 4af इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला कारगर रहेगा, ठीक है। अगर इस वाली पोजीशन से जब हम इमेज बनाते तो यहाँ बन रही है, इस वाले से बनाते तो यहाँ बन रही है ना, ये फिगर ग्राफ है ना, ये फिगर गंदा हो गया, यहाँ से बनाएंगे तो ये इमेज यहाँ बना रहा है ना,
यहाँ बना रहा है तो इसकी जो लैटरल शिफ्ट हो रही है ना, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज है ना, O इज इक्वल टू अंडर रूट I1 इंटू I2 होता है ना, O इज इक्वल टू अंडर रूट I1 इंटू I2 होता है। तो ये कुछ सिंपल से फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में ऐसे दिखते हैं आपको, है ना, कुछ नहीं है इसमें, है ना। अगर हम लोग क्या करें, O स्क्वायर है ना, अगर हम लोग O को कांस्टेंट रखें और I1 और I2 के बीच ग्राफ पॉसिबल करें तो ग्राफ ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, है ना। कई बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे, ठीक है। आपने TIR समझ लिया, आपने न्यूटन्स फार्मूला समझ लिया, आपने ये समझ लिया है, बाकी बातें तो भी आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करें हम लोग, है ना। अब हम लोग आते हैं प्रिज्म के ऊपर। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म दो इंक्लाइंड सरफेस पर बनता है ना, और हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं और उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये ग्राफ है, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर ये जो लाइन जहाँ पे टच होगी उससे हम मिनिमम डेविएशन कहेंगे और ये इसका इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है। ये इसका डेल है और ये इसका आई है, ये इसके बीच ग्राफ बनता है, ग्राफ याद रखिए। ये इसका प्रिज्म एंगल है, ये इसका इंडेक्स एन है, तो इंडेक्स एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बनेगा, और अपॉन में क्या बनेगा, साइन ए बाई 2 बनेगा, ठीक है। इतना बन गया। अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, कुछ और है। देखिए, अगर रे आकर के यहाँ पे टकरा रही है, ऐसे टकरा रही है और ऐसे निकल जा रही है, तो सबसे पहले याद रखिए, अगर वाइट रे डाल लें तो यहाँ पे डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन होने का मतलब क्या है, 7 कलर्स में टूट जाना, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, ये एंगल इसका I1 है ना, ये इसका एंगल I1 है, ये इसका एंगल I2 है, ठीक है। तो नंबर 1 बनेगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का डेल एम। ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैसे होगा बताता हूँ अभी। ये इसका इंडेक्स है, ये आपका R1 हो जाएगा, ये रे यहाँ जाना चाह रही थी और ये आपस यहाँ पे मिलेगा, ये इसका डेल एम हो जाएगा, ये आपका डेल 1 हो जाएगा, और ये आपका डेल 2 हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। ये सभी पूरा फिगर में है ना, फिगर ऐसा होता है इसका। अब फॉर मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, है ना, डेल एम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I कर लेते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो यहाँ से बन के आता है 2I 2R प्लस का डेल एम। एक और छोटा सा बात है, वो क्या होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, याद रखिए। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डेल एम बाई 2। ये कब है, ये है फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ से R इज इक्वल टू आएगा A बाई 2। एक और टेक्निकल क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अगर सोचिए यहाँ पर रे की जगह पर इसको हमने पॉलिश कर दिया हो तो I2 आपका 0 हो जाएगा, R2 आपका 0 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा n का, वो n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम अपॉन में साइन A बन के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू I बाई R होता है यदि, है ना, यदि I की वैल्यू कितनी हो, 5 डिग्री से लेकर के 1.79 डिग्री तक हो। तो ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सभी सिंपल सी बातें जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, तो इनके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। अब आपके एग्जाम में एक और फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, बहुत खूबसूरत हो रहा है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0। और एक फॉर्मूला पड़ा होगा FV माइनस FR इज इक्वल टू ओमेगा इंटू FY।
इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या कहते हैं इसे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, ये आवर्णकता की शर्त होती है, आवर्णकता की शर्त। इसे कहते हैं एक्रोमैटिज्म। ठीक है, और इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन पावर। इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जल पावर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है एब्रेशंस, है ना, एक होता है एब्रेशन। इसे हम कहते हैं हिंदी में विपथन। क्या कहते हैं? विपथन, है ना। 5 प्रकार के विपथन होते हैं, 5 प्रकार के विपथन है। उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ, है ना, गोली विपथन पढ़ना है। गोली विपथन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गोली विपथन जो हमारा होता है वो क्यों होता है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास जो रेज होती हैं, कौन सी? एक, है ना, एक मार्जिनल रेज होती हैं और एक होती है ना, सीमांत जिसे कहते हैं हिंदी में। एक सीमांत रेज होती हैं और एक होती है मार्जिनल रेज, है ना, मार्जिनल एंड पैराक्सियल रेज। ये हमारे पास अगर लेंस दिया हुआ है, और इस पर बहुत सारी रेज आ रही हैं ऐसे करके, तो जो ये इसकी रेज हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, ये इसकी रेज कौन सी है? ये इसकी रेज है, ये इसकी जो रेज आ रही हैं, ये वाली रेज आ रही हैं, ये रेज जो आ रही हैं, इन रेज को हम क्या कहेंगे? पैराक्सियल रेज, है ना, एक्सियल रेज। ठीक है, और ये जो रेज आ रही हैं इन्हें कहेंगे सीमांत रेज, है ना। देखा है क्या होता है इसमें भाई? अगर हमने एक लेंस लिया, उस लेंस पर हमने वाइट कलर डाल दिया, तो वाइट कलर क्या करेगा? रेड वाले की इमेज यहाँ बनाएगा और ब्लू वाले की इमेज यहाँ बनाएगा। ये इसका FR है, ये इसका FV है। ये जो शिफ्ट हो रहा है इसे ही कहते हैं विपथन, याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेज में गोली विपथन ना हो तो आपको, है ना, परवलयाकार, है ना, दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए, दर्पण का यूज़ करना चाहिए। और दर्पण में ऐसा होगा कुछ वो करके, ठीक है, जिसकी सारी फोकस एक पॉइंट में मिलेंगी, ऐसे करके सारी फोकस जो एक पॉइंट में मिलेंगी, ऐसा बनेगा वो। ठीक है, देख लो, सब दिख रहा है आपको? ओके, इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। अब जो है हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे भाई? अब हम लोग चलते हैं मिरर के ऊपर, है ना। मिरर तो हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया। अब हम लोग चलते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, है ना। तो देखिए माइक्रोस्कोप का काम क्या है, सोचिए। तो हमारे पास 2 तरह के चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें दूर से देखना रहता है ना। एक होता है टेलीस्कोप, ठीक है, एक होता है माइक्रोस्कोप, है ना, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। टेलीस्कोप में बहुत है टेलीस्कोप है, बट हमें माइक्रोस्कोप में 2 माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज़ करते हैं, वो भी उत्तल यूज़ करते हैं। इसमें 2 तरह की इमेज बननी है, हमें याद रखनी है। एक याद रखना है निकट, है ना, बिंदु की, निकट बिंदु पर, है ना, जिसे हम डी डिस्टेंस पे कहते हैं या डिस्टिंक्ट विजन पर कहते हैं। और एक होता है रिलैक्स साइड पे, जिसे कहते हैं अनंत पर इमेज बने, प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पे बने। 2 तरह के हमें मैग्निफिकेशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? मैग्निफिकेशन।
इसमें भी मैग्नीफिकेशन दो तरीके से पढ़ना है, एक बनना है इन्फिनाइट पे और एक पढ़ना है डिस्टिंक्ट विजन पे। तो सबसे पहले समझिए, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू D/f। ये कब होता है? जब हम इनफाइनाइट पर इमेज को बनाते हैं, मतलब अनंत पर बनता है, मतलब दूर बिंदु पर बनता है। एक फॉर्मूला होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए f, है ना, एक होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, वो बनता है m इज इक्वल टू 1 + D/f। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आइए, दो फॉर्मूले इसमें भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपका रहेगा, है ना, m, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, m इज इक्वल टू -VO/UO और 1 + D/f, और m इज इक्वल टू VO/UO और ये हो जाएगा D/f, ठीक है, ये माइनस में। ये दो आपको याद रखने हैं। टेलीस्कोप में भी यही होता है। टेलीस्कोप में m इज इक्वल टू माइनस का FO/FE होता है, FO/FE होता है। एक क्वेश्चन और याद रखिए, अगर हम टेलीस्कोप की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफिकेशन डाउन हो जाएगा, ये बात याद रखनी है ना। इनटू क्या हो जाता है मेरे भाई, 1 + F/D, यहाँ पे FE लिख लीजिए, और m इज इक्वल टू -FO/FE। ये कब है? जब इनफाइनाइट पे इमेज बन रही हो, जब ये डिस्टिंक्ट विजन में बन रही हो। दो तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। अगर शॉर्ट में कहें तो जो टेलीस्कोप होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, उसकी फोकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है आईपीस लेंस से। ये बात याद रखने वाली, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसका द्वारक बड़ा होता है और इसका द्वारक छोटा होता है। इस वाले की पावर बड़ी होती है, इसका पावर छोटा होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैग्नीफिकेशन को बढ़ा दें तो आपको इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा और FO की वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से होता है जिसमें आईपीस छोटा होता है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है ना, जिसकी फोकस छोटी होती है और FE की बड़ी होती है। मतलब PO बड़ा होता है PE से, ये बात याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी m बढ़ जाए तो आपको इसका ये बढ़ाना पड़ेगा, मतलब FE को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये एक्शन होगा। क्लियर है बातें? आता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, तो L इज इक्वल टू FO + FE होता है। सभी कॉमन बातें, और कॉमन बातें ही आपके एग्जाम में आती हैं। ये सभी कॉमन बातें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। अब एग्जाम में आता है विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। क्षमता और सीमा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो विभेदन सीमा और क्षमता होती है, ठीक है, एक होता है विभेदन सीमा, है ना, और एक होती है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, अच्छा किसकी है ये है एक प्रकाशिक है ना यंत्र की। प्रकाशिक यंत्र के पास में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा होगी और ये बहुत कम होगी तो वो जो प्रकाशिक यंत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस्ट है। ये क्या कहेंगे, बेस्ट है। तो विभेदन सीमा कम होनी चाहिए, क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। तो विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1 / विभेदन सीमा। ये होता है। अब प्रकाशिक यंत्र हमारे पास दो टाइप के हैं, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है टेलीस्कोप, है ना, टेलीस्कोप, और एक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में दो टाइप के माइक्रोस्कोप है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप SMS है एक, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है CMS है। दोनों के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो टेलीस्कोप दिया हुआ है उसके लिए भी जो रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन लिमिट है, सेम टू सेम ही रहती है। रिजोल्यूशन लिमिट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। सेम टू सेम। सिंपल हटा दो यहाँ से। कैसा होना चाहिए, RL कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। RP कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। रिजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है,
0.61 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉन, 0.61 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉन, ये तो होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। टेलीस्कोप की ठीक है, उल्टा हो गया है ना। कितना होता है? 0.61 इसका होता है, 0.61 लैम्डा अपॉन अल्फा है ना, लैम्डा अपॉन अल्फा। और यहाँ पर क्या होता है? ये होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, आर पी इज इक्वल टू दिस है ना, आर पी इज इक्वल टू आर एल इज इक्वल टू दिस, आर एल इज इक्वल टू दिस, और ये क्या है? आर एल है आपका, है ना। ये इतना होता है, और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप हटाइए यहाँ से। अब क्या है? अब हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में कुछ ही फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरफेरेंस का एक्शन कैसे होता है। दो लाइट सोर्स चल रहे हैं, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस हो, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस हो। अगर उनके बीच में सिंपल और इक्वल फेज डिफरेंस है, ऐसे करके ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, तो ट्रफ के नीचे ट्रफ, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आएगा, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन होगा। कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, मतलब पथांतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, या फिर n लैम्डा होना चाहिए, है ना। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज मतलब कलांतर कितना होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन? कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, या फिर 2m पाई होना चाहिए, है ना, 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, है ना, लैम्डा मतलब पाथ डिफरेंस, डेल्टा लैम्डा कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 हो, या 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5/2 लैम्डा हो, या फिर 2m-1 लैम्डा बाई 2 हो। ये पाथ डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। डेल्टा फाई कितना हो? या फिर पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो। 2n-1 पाई/2 हो तो आपका काम बन सकता है ना, नहीं सॉरी ओनली पाई हो। ये आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हो गया। अब अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रही है तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी a², यहाँ पर a क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो AI इज इक्वल टू KA² हो जाएगा, है ना। YDSE के अनुसार जिसका फ्रीक्वेंसी कैसा हो? फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सली सेम हो, अप्रॉक्सली कैसा हो? सेम हो, है ना, सेम हो। वो दो रेज आपस में इंटरफेरेंस कर सकती हैं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस का I2 प्लस का 2 अंडर I1 I2 कॉस फाई। यहाँ पर फाई क्या है? फेज डिफरेंस है ना, फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। अगर ये फेज डिफरेंस है तो I मैक्सिमम अंडर I1 प्लस का अंडर I2 का होल स्क्वायर बनेगा। I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर बनेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें आपके दम में दिल में उतर गई हैं तो यहाँ से एक आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर 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 2A1 A2, है ना, कॉस फाई। ये तो R मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, R मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर A1 इज इक्वल टू A2 गिवन है, इसलिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2A1 कॉस 5/2,
और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आई दिया है तो आई इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। वाई डी एस सी के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू लैम्डा d/d होता है ना। वाई डी एस सी के अकॉर्डिंग जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फॉर्मूले के लिए जो हमारे पास स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर आपकी सेंट्रल ब्राइट बनती है। क्या बनती है? सेंट्रल ब्राइट, जिसके लिए जो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। इसके इंटरफेरेंस पैटर्न सारे इक्वल और सेम लेंथ के बनते हैं, पर डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x लेते हैं, ये आपका सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, और ये हम लेते हैं, यहाँ पे एक सोर्स है। सोर्स कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर भाई कोहेरेंट सोर्स नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, कोहेरेंट सोर्स लेना ज़रूरी है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लेना ज़रूरी है। इतना हो गया हमारे पास, कोहेरेंट सोर्स हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे बनेगा सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे बनेगा आपका ब्राइट या डार्क, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू लैम्डा d/d। ये आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला है। अच्छा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें बनती हैं इंटरफेरेंस में, वाई डी एस सी में दो चीज़ें बनती हैं, वाई डी एस सी में दो चीज़ें बनती हैं। एक बनता है डार्क और एक बनता है ब्राइट। ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा d/d होता है, और जबकि डार्क के लिए एक्स एन इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू λ/2 d/d होता है। ठीक है, दो ब्राइट और दो डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है। इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ डिपेंड ऑन दिस। तो W इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, बट W जो फ्रिंज विड्थ है वो नंबर ऑफ, इस पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करती, है ना। यहाँ जरूर लगा लीजिए। इतना हो गया। अब W ये एयर में है, और ये W अगर मीडियम में डाल दिया जाए, किसी एक मीडियम में डाल दिया जाए, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, या फिर म्यू आ जाएगा, या इसे कांस्टेंट कह सकते हैं, लैम्डा d/d इज इक्वल टू, या म्यू d इज इक्वल टू लैम्डा मीडियम, मतलब W मीडियम। ये बात याद रखनी है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका YDSC का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, YDSC से इससे ऊपर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो YDSC है ना, YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग इसी रूप में काम करता है। अच्छा, यंग के रूप में के बाद में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। सोचिए यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, यहाँ पे, और यहाँ पर भी होल है, ये ऐसे गया, और हमने यहाँ पर एक वो लगा दी, टी मोटाई की स्लिट लगा दी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड करना, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। इसको भी याद रखिए, अगर n1 गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, n2 नहीं गिवन है और लैम्डा 2 दिया है, तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रिंज निकाल सकते हैं। ठीक है, सोचिए अगर इंडेक्स 1 दिया हो, -1 इंटू T1 इज इक्वल टू इंडेक्स 2 दिया हो और T2 दिया हो, तो ये भी एक फॉर्मूला एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको भी याद रखिए। सारी चीज़ें याद रखिए जिससे आसानी से काम हो सके। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला हो गया और बेसिक से क्वेश्चंस हो गए, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस का सारा मामला ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इंटरफेरेंस पे। जो W होता है, इंटरफेरेंस जो W है, W फ्रिंज विड्थ, वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब इसे हम विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक याद रखना है मैक्सिमा याद रखना है, एक याद रखना है मिनिमा। ठीक है, जो मैक्सिमा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, 2m - 1 λ/2 इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, ये होगा, और जो मिनिमा होगा वो होगा a sin थीटा
इज इक्वल टू एन लैम्डा या एम लैम्डा, यहाँ पर एन कर लो, एन कर लो, ये होगा। डिफ्रैक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना, लैम्डा की वैल्यू ए के अप्रॉक्स होनी चाहिए या एक ही की कोटि होनी चाहिए, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होगा। अगर हम लोग देखें कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है वो लैम्डा की पावर इस पे बनता है, ऐसा होता है, जबकि ये ऐसा है। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं है ना, मिनिमा, मिनिमा, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अगर हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे बनता है, ये है। यहाँ पर इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 63 होगी, यहाँ पर आई नॉट 63 होगी, ऐसे इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। और ये जो दिया है यहाँ से, ये डिस्टेंस जो दी है ना, इसे एंगुलर विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर विड्थ कहते हैं। डिफ्रैक्शन दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, एक पढ़ते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एक पढ़ते हैं फ्रेजनल और एक पढ़ते हैं फ्रॉनहोफर। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेजनल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा होता है। ए जो है स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है, ये आपका स्लिट है, ये आपका स्लिट है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन से इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बनेगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई? अगर थोड़ा सा व्यू आपको मैंने बता दूं, थोड़ा सा व्यू हम लोग का छूट गया था उस बार में। सिंपल y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। किसका होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये आपका प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है। y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ये आपका स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है। तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और कई बार चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से है ना, स्टेशनरी वेव से कुछ क्वेश्चन बने थे। स्टेशनरी वेव से आपको ऑर्गन पाइप नामक चीज़ पढ़ी होगी, ऑर्गन पाइप है ना। ऑर्गन पाइप में आपको पढ़ना था, ये हमारे पास अगर एक ऑर्गन पाइप है, इस ऑर्गन पाइप में इस तरह से वाइब्रेशन होंगे या फिर इस तरह से वाइब्रेशन हो सकते हैं या फिर इस तरह से वाइब्रेशन हो सकते हैं, इस तरह से, या फिर 3 वाइब्रेशन हो सकते हैं, 1 2 ऐसे और ऐसे, ऐसे हो सकता है। ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 दी हुई है मेरे भाई, ये ओपन टाइप का है या क्लोज है, और ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, ये आपका लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखिए फटाफट, ये आपका कैसा हो जाएगा, है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि N1 N2 और N3 1 2 3 ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप होता है, ओपन ऑर्गन पाइप, OPP होता है। N1 N2 N3 इज इक्वल 1 3 5 ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, COP होता है। इतनी बातें याद अगर हो गई हैं, है ना, तो आपका ये वेव चैप्टर का बस अब आपका डिफ्रैक्शन नामक चैप्टर बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, बस पूरा व्यू आपका खत्म हो जाएगा, है ना, ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो देखिए अब पोलराइजेशन आया है, क्या आया है? पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, है ना। ये ओनली, है ना, ये कहाँ पर होता है? ओनली शो इन लाइट। ये ओनली कहाँ पे शो होता है? लाइट में शो होता है और कहीं शो नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके ऊपर क्या याद रखना है? इसके ऊपर याद रखना है कि जब ये ओनली शो लाइट में हो रहा है
तो ये किस नेचर को शो करेगा, ये ट्रांसवर्स नेचर को शो करेगा, ट्रांसवर्स नेचर को शो करेगा, मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति को शो करेगा, अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, पोलराइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, तो कई तरीके हैं। निकोल प्रिज्म यूज़ करके, निकोल प्रिज्म यूज़ करके हम कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका रिफ्लेक्शन करके, है ना। तीसरा है डबल रिफ्रैक्शन करके, रिफ्रैक्शन करके। नंबर 4 है यूजिंग पोलराइड, पोलराइड का यूज़ करके कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, ग्रेटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पोलराइजेशन में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखना है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन है, ये इसका कंपन तल नहीं है, ये इसका ध्रुवण तल है। क्या है, ध्रुवण तल, ध्रुवण तल। और ये इसका वाइब्रेशन है ना, ये इसका क्या है, कंपन तल है, कंपन तल। तो कंपन तल और ध्रुवण तल, है ना, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का एंगल π/2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा। और ये क्या है हमारा, ध्रुवण तल, संचरण की दिशा, है ना, संचरण की दिशा, की दिशा एवं ध्रुवण तल, ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, याद रखिए, है ना। संचरण की दिशा किसका, प्रकाश का, प्रकाश की संचरण। अब यही वैद्युत चुंबकीय प्रकाश है ना, वह चुंबकीय रे, किरणें, ठीक है, की दिशा एवं ध्रुवण तल के बीच का एंगल भी 0 रहता है, ये भी याद रखिए, ये बस याद रखना है आपको, है ना। पोलराइजेशन में ब्रूस्टर एंगल याद रखना है, BA क्या होता है, N = tan IP होता है, ठीक है। ब्रूस्टर एंगल में और एक चीज़ याद रखनी है, क्या, है ना, ये सर याद तो बहुत चीज़ रखनी है, क्या याद रखना है ये तो बताइए। तो ब्रूस्टर एंगल में एक चीज़ याद रखनी है, IP + R = 90 डिग्री, याद रखना है। ये क्या है, आपतन कोण है, R क्या है, परावर्तन कोण है, दोनों के बीच एंगल सम करो कितना आएगा, 90 आएगा। एक नोट और लगा लीजिए, नोट में क्या लिखेंगे, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, नहीं सॉरी, अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, किरण के बीच का कोण जो होता है कितना होता है, π/2 होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो N = tan IP आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, tan IP। N = अभी मैंने आपको बताया था cosec IC होता है, cosec IC होता है, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cosec IC = tan IP हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और एक मैलेस का सूत्र होता है, मैलेस का फॉर्मूला जिसे कहते हैं, है ना, मैलेस का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। ये कब यूज़ करते हैं, जब पोलराइड यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब पोलराइड यूज़ करते हैं, है ना। मान लीजिए एक पोलराइड है ये, इससे समतल आध्रुवित प्रकाश आगे जा रहा है, ठीक है, आध्रुवित प्रकाश आगे जा रहा है। और अगर हमने आध्रुवित प्रकाश ले लिया है और हमने 2 ऐसे पैटर्न लगा दिए, एक ऐसा पैटर्न है और एक ऐसा क्रॉस पोजीशन में लगा दिया है, या ऐसे लगा दिया है ना, क्रॉसित पोजीशन लगा दी, एक ऐसे लगा दिए और एक ऐसे लगा दिया है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और अगर ये एंगल थीटा पे लगाया है, एंगल थीटा कहाँ से काउंट करते हैं, ऊपर से काउंट करते हैं, यहाँ से, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मिलेगी वो 0 मिलेगी हमें, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर हो रही हैं आपको, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। एक सेकंड रुक जाइए।
कोई बात नहीं, इतना हो गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और देख लीजिए, उसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। n इज इक्वल टू एन डैश, क्या होता है, एन डैश बाई एन इज इक्वल टू वी माइनस का वी नॉट अपॉन वी माइनस का वी एस। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, है ना। डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है, ठीक है। ये इसके लिए दिया है, ये कब है, जब सोर्स भी मोशन कर रहा हो और लिसनर भी मोशन कर रहा हो। ये सोर्स है, ये लिसनर है, दोनों मोशन कर रहा हो सेम डायरेक्शन में, तो ये फार्मूला लगाना है। अगर किसी एक को आपको जीरो करना तो जीरो कर दीजिए, है ना। ये सब मैंने पढ़ाया आपको बहुत डीप लेवल में, है ना। और एक होता है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी, ये होता है डॉपलर इफेक्ट, है ना। चलिए अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको ये 2 चैप्टर आखिरी वाले करा देता हूँ, डॉपलर इफेक्ट वाला, है ना। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।